कल एग्ज़ाम का ट्रेंड जो है बड़ा सिंपल सा हो गया है कि कोई स्पेलिंग देकर उसमें स्पेलिंग में एरर पूछा जाता है कि भाई इसका स्पेलिंग बताइए। तो इंसुलेशन मतलब चिपकाना होता है, इंसुलेट करना होता है, जोड़ना होता है, और इंसोलेशन का मतलब होता है सूर्य का ताप, है ना। सूर्य का ताप होता क्या है भाई, ऐसा है कि सन इज़ द यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी, और धरती पर जो है सन की एक एनर्जी मिल रही होती है। सन की एनर्जी जो मिल रही होती है वो जाहिर सा बात है कि उसका एक वॉल्यूम होता है, एक परसेंटेज होता है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से सन की एनर्जी को हम रिसीव करते हैं। तो 1.94 कैलोरी पर मिनट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर जो एनर्जी रिसीव हो रही होती है हम उसको कहते हैं इंसोलेशन। ये अमाउंट जो है मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, हाँ कि नहीं? yes, तो यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग ना लगाना। सन की लाइट जब धरती पर मिल रही होती है तो इस लाइट से हमारे धरती पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। इनफैक्ट लाइफ भी इसी से ओरिजिनेट होता है। आप एक काम करिए, अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो ऐसे समझिए कि हम सोलर प्लेट लगा लेते हैं, जैसे छत पर सोलर प्लेट लगा लें तो पूरे घर की बिजली फ्री हो जाती। तो सोचिए कि इतने सिर्फ सोलर प्लेट लगाने से बिजली फ्री हो गई। ये पूरी धरती पर सिर्फ अगर सोलर प्लेट लगा लें तो कितना सारा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। और पूरी धरती तो छोड़ दीजिए, पूरे सोलर सिस्टम में कितना सारा एनर्जी सन का ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, वैसे ही एकदम ड्रेन कर रहा है इसमें। तो सन की एनर्जी जो सिर्फ धरती पर रिसीव हो रही है, इसी को हम कहते हैं इंसोलेशन, यानी सूर्य का ताप। ताप वर्ड से फिर एक दूसरा वर्ड जनरेट हो रहा है। क्या सन का पूरा लाइट ताप ही जनरेट करता है क्या? एक्चुअली में ऐसा नहीं। सन की एनर्जी जो होती है, जैसे कि वेव्स जो कहते हैं, इस वेव्स को हम जो हीट प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं शॉर्ट वेव लेंथ। शॉर्ट वेव लेंथ जो होती है वो हॉट होती है और वो छोटी होती है। इस बात का ध्यान रखें, छोटी होती है। और धरती पर सन का कौन सा लाइट जो है गर्म करने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। धरती पर दूसरी ऐसी कौन सी लाइट होती है जो गर्म ठंडे से फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नाम है अल्ट्रा वायलेट। धरती पर 2 रेडिएशंस हैं जो अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड के नाम से जानी जाती है। रेडिएशन कहने से ही एक वर्ड नया जनरेट हो गया। ये सब चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इसलिए बोल के मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। जब मैं रेडिएशन वर्ड यूज़ करता हूँ तो हमारे दिमाग में दूसरा एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि रेडिएशन क्या करें, इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन क्यों नहीं है। तो दोबारा 3 शब्दों के साथ एक अलग सा क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। रेडिएशन इज़ अ काइंड ऑफ वेवलेंथ और डिस्टर्बेंस। वेवलेंथ को हम, लाइट को हम डिस्टर्बेंस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा बताइए, आदित्य इधर आदित्य, डिस्टर्बेंस, हम जब लाइट को या वेवलेंथ पढ़ रहे होते हैं इसमें, तो हम इसको डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं? व्हाट इज़ डिस्टर्बेंस? साइंस का ट्रू वर्ड है, वेवलेंथ को हम डिस्टर्बेंस के साथ पढ़ते हैं। व्हाट यू मीन बाय लाइट? व्हाट इज़ वेवलेंथ? तो वेवलेंथ इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। व्हाट यू मीन बाय डिस्टर्बेंस? यानी कि प्लेसेड जोन से उसको डिस्टर्ब करना। ये डिस्टर्बेंस जब हो रही होती है तो ये कैसे डिस्टर्बेंस है? ये एक वेवी फॉर्म में होती है। कैसी फॉर्म में? वेवी फॉर्म। ये वेवी फॉर्म अगर शॉर्ट हो जाए तो शॉर्टर वेवलेंथ बनाती है, लॉन्ग हो जाए तो लॉन्गर वेवलेंथ बनाती है। आदित्य दोबारा जवाब देंगे। धरती पर सूरज की किरणें जब आती हैं तो लंबी वेवलेंथ है कि छोटी वेवलेंथ है? खड़े होकर जवाब दीजिए, जल्दी जवाब, खड़े हो जाए पीछे से, सबसे पीछे आदित्य। यस, स्पीक टू मी। छोटी वेवलेंथ, बड़ी वेवलेंथ? और धरती से वापस जाती है तो कौन सी वेवलेंथ? कैसे पता चला आपको? पता ऐसे चला इसमें कि सन की जो गर्म लाइट होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ बनाती है, और धरती से वापस जब जा रही होती है तो क्योंकि धरती तो हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, इसलिए इस तरह से ये लॉन्गर वेवलेंथ बन गई। लॉन्गर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ में कैसे पता करेंगे, इसके ऊपर भी हमने एक रिसर्च किया हुआ था पहले। देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज़्यादा गुजरे तो वो शॉर्ट वेवलेंथ, कम गुजरे तो लॉन्ग वेवलेंथ। तो इस आधार पर ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? क्रेस्ट एंड टर्फ। क्रेस्ट एंड टर्फ। बैठिए। तो लाइट के हमने सेक्शन को कंप्लीट किया हुआ है, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक। अभी हम लोग इस टेक्निक को छोड़कर जो है सिंपल से आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि डिमांड कर रहा है। तो सन की जब लाइट धरती पर पड़ रही होती है तो ये एक हीट कॉज करती है, जिससे कि धरती पर एक गर्मी उत्पन्न होती है और धरती को एक हीट मिल रहा होता है। हालांकि ये हीट जो है धरती पर 100% होना चाहिए, क्योंकि धरती पूरा 100% पूरा रिसीव कर रही है, लेकिन किसी कारण से ये 100% रिसीव नहीं होता है। और धरती के ऊपर जो है बादल होने के कारण और धरती के ऊपर स्नो होने के कारण, जो कि हमारे पोल्स पर स्नो है ना, ये तो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने की जगह पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण 100% की जगह पर 35% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस चली जाती है उसी समय, और बचती कितने हैं? तो धरती पर इंसोलेशन कितना होता है? सिर्फ 65% का होता है। 35% क्या होता है? वापस चली जाती है, और वापस जाने को साइंटिफिक वे में या साइंस के शब्द में कहें अल्बीडो के नाम से जानते हैं।
क्लियर बात है। अब एक क्वेश्चन का सभी लोग सोच के जवाब दें, है ना। मैं जानता हूँ आप जवाब दे देंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ आप जवाब नहीं देंगे। ट्राई करें क्या? तो ट्राई कर लेते हैं इसमें कि धरती के सतह पर सर्वाधिक अल्बीडो किस चीज़ से होता है? द मैक्सिमम अल्बीडो कॉजेज बाय, बताइए जल्दी बताइए। दैट्स गुड, इट इज़ अ वेरी करेक्ट आंसर, दैट इज स्नो। नाउ वुड लाइक टू आस्क, धरती पर मैक्सिमम सन रेज का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? अल्बीडो का मतलब वापस हो जाना, और एब्जॉर्ब करने का मतलब हो रहा है अब बताइए। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप नहीं बता पाएंगे? ट्राई करिए इसमें। देखिए एग्ज़ाम आपको, आप समझिए क्लासी एग्ज़ाम, आपके बगल में बैठा हुआ फ्रेंड आंसर नहीं देगा। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है माय डियर, धरती पर सबसे ज़्यादा अल्बीडो होता है स्नो से, दूसरे नंबर पर एटमॉस्फेयर में चला गया क्लाउड्स में, लेकिन सबसे कम एल्बिडो या सबसे ना के बराबर एल्बिडो का कहाँ पर होता है? अच्छा छोड़ दीजिए, अगर आपके दिमाग में कुछ भी है इसमें, अगर मैं एक वर्ड बोलूँगा हाँ तो हाथ खड़ा करिएगा। आंसर है आपका एस्फाल्ट। अगर ये बोलना चाहते तो हाथ खड़ा करिए, तो नहीं तो चुप हो जाइए। यही तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन था आपका। तो आपके जानने से क्या हुआ, एग्ज़ाम ने तो ऑप्शन नहीं दिया ना। अब एस्फाल्ट को हम क्या कहते हैं, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो रोड बनाने में क्या यूज़ करते हैं? तारकोल यूज़ करते हैं, जिससे रोड काली, पिच रोड कहते हैं जिसको, उसी को एस्फाल्ट कहा जाता है। तो धरती पर सबसे कम एल्बिडो का जो जगह था वो एस्फाल्ट के साथ एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, और लोगों को पहली बार इसको पता चला, क्योंकि एल्बिडो मैक्सिमाइज किस में होता है ये तो पता था, लेकिन सबसे कम होता है ये नहीं पता। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? तो एग्ज़ाम कभी भी ना समझिए कि हाँ हमने एल्बिडो समझ लिया, अरे क्या पूछेगा, कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हमारा एक रेंज अलग अलग लेवल पर होना चाहिए। अब हम जब एल्बिडो पढ़ रहे होते हैं ना, तो एल्बिडो के साथ हमारे पास एक दूसरा टॉपिक जो प्राइमरी था वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब सेकेंडरी टॉपिक आ जाता है इसमें कि कौन से कारण से जो है धरती पर जो है हीट बजट इफेक्ट होता है ना। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं अल्बिडो को, या सॉरी हीट बजट को, वो हमें पढ़ना है। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ना, उसको पढ़ने के लिए दो तीन ऐसे अगर इमेजिनेशन लिया जाए, क्योंकि अगर हम इमेज को ले लें तो हमारे दिमाग में वो चीज़ जो है जल्दी से पैच हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा धरती का स्ट्रक्चर। धरती के स्ट्रक्चर पर एक काम करते हैं, ये हम मान लेते हैं हीट का सोर्स। क्या है ये? हीट का सोर्स। यहाँ से अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो आप मुझे बताइए धरती कैसी बराबर है, मतलब स्लैंट है इसमें या स्फेरिकल है, कैसा है? स्फेरिकल है। तो मुझे बताएंगे आप, ये अगर सोर्स जो है एक जैसा सोर्स आ रहा है आपका, तो धरती पर जो लाइट रिसीव हो रही है, तो ये धरती पर लाइट रिसीव होने के बाद इंसोलेशन क्या बराबर होगा क्या नहीं होगा? नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम कुछ देर के लिए ऐसा मानते हैं, एक लाइन खींच देते हैं ऐसा करके, ठीक है। अब धरती पर सन की लाइट यहाँ पर पहुँची एक्स टाइम में, और यहाँ पर पहुँची है वाई टाइम पर। इसको कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। ये एक्स टाइम है और ये वाई टाइम है। अब मुझे आपको बताना है इसमें कि धरती पर सबसे जल्दी सन को लाइट को कौन रिसीव करता है और सबसे लेट कौन करता है। तो आप देखिए कि इतना देर के बाद अगर ये सन का लाइट रिसीव कर रहा है इसमें, तो जाहिर सा बात है धरती पर गर्मी ज़्यादा कहाँ होगी और सबसे कम कहाँ होगी? पक्का हो गया ये। तो कहने का मतलब है धरती के शेप ने इंसोलेशन को प्रभावित किया कि नहीं किया? तो पहला तो रीज़न ये हो गया कि धरती का शेप जो है वो स्फेरिकल शेप है, और सनलाइट जब मिल रहा होता है तो सबसे पहले जिस जगह पर पड़ता है वो उसका इक्वेटर है। बीच के जगह को क्या कहते हैं हम? ये इक्वेटर। अब ये इक्वेटर वर्ड सुनने के साथ कुछ लोग दिमाग में समझ नहीं पाते ये कौन सा नया नाम ले लिया। कुछ भी नया नाम नहीं लिया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बीच में, बिल्कुल बीचों बीच धरती को बांटने का काम जो करता है ये करता है इक्वेटर। क्योंकि इक्वल कहते हैं, इक्वल यानी बराबर, और इक्वेटर क्या करता है? धरती को दो बराबर भागों में बांट देता है। पहला चीज़ 10th तक के फिजिक्स में अगर बेसिक कंसेप्ट में बात करें, है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो किसी भी एक मैग्नेट को ले लीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो बीच में वो न्यूट्रल हो जाएगा, इक्वल हो जाए, बराबर, ज़ीरो उसका चार्ज होगा ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है धरती के ऊपर नॉर्थ पोल का चार्ज है, साउथ पोल पर चार्ज है, इक्वेटर पर चार्ज नहीं है। तो ये धरती को बीचों बीच बांटती है। तो इक्वेटर करके एक रीज़न है जहाँ पर सबसे पहले सूरज, क्योंकि ये बल्जिंग है,
ऊपर उठा हुआ, तो यहाँ पर सन रेज पहले मिलेगा और पोल्स में लास्ट में मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होगी? इक्वेटोरियल रीजन पर होगी। पहला रीजन क्लियर है क्या? तो रीजन कहाँ पर सन रेज ज़्यादा मिलती है? इक्वेटोरियल रीजन पर सन की रेज मिलती है। अब हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि हमने देख लिया कि इक्वेटोरियल रीजन बन गया इसमें। अब जो है सूर्य से दूरी के अनुसार एक मैप ले लेते हैं। सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक मैप ले लेते हैं। ये वाले मैप से समझ में आया। धरती जो है सूरज के चारों ओर एक जैसा घूमती है कि इलिप्टिकल घूमती है? तो हम देख रहे हैं धरती एक समय में 14.7 करोड़ किलोमीटर है और एक समय में 15.2 करोड़ किलोमीटर है। तो धरती पर सन की रेज जो है अगर पास होगी तो तेज़ पड़ेगी कि दूर होगी तेज़ पड़ेगी? पास अगर, तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पर जो है सन की रेज ज़्यादा है, यानी कि इंसोलेशन भी ज़्यादा हो। तो पहला फैक्टर क्या है? धरती का गोल होना। दूसरा फैक्टर क्या है? धरती का कभी पास और कभी दूर होना। पास और दूर किस पोजीशन पे हो सकता है? सर्कुलर में कि इलिप्टिकल में? सर्कुलर में क्या बनता है? रेडियस। और इलिप्टिकल में क्या बनता है? फोकाई बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सेक्शन को भी कंप्लीट किया इसमें। अब हम लेंगे इसमें कि धरती पर जो है तीसरा रीज़न क्या है कि धरती पर अलग अलग नेचर के हमारे जोन पाए जाते हैं। कुछ सॉलिड जोन होते हैं, कुछ डिज़र्ट जोन होते हैं, कुछ स्नो जोन होते हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे कि स्नो जोन है, स्नो कवर्ड है। तो स्नो कवर्ड में 4 लाइनें सन की आ रही हैं, तो कितनी लाइनें रिफ्लेक्ट हो रही हैं? 3। दूसरा देख रहे हैं ग्रास लैंड है, तो 4 आ रहे हैं, तो कितनी हो रही है? 2। और ये अगर डिज़र्ट खुल रहे हैं तो 4 आ रही है, तो इस आधार पर देखा जाए तो डिज़र्ट वाली जगह पर सिर्फ एक ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो यहाँ पर ये हॉट ज़्यादा होगा क्योंकि सन की रेज एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर हॉट थोड़ा सा कम होगा, यानी कि माइनस होगा। और यहाँ पर तो हॉट ना के बराबर होगा, इसलिए हम हॉट जो है माइनस माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से धरती का जो ज्योग्राफिकल टेरेन है, यानी कि इसका प्राकृतिक जो क्षेत्र है इसमें, वो भी सूर्य को पकड़ने के लिए, सन की गर्मी को रोकने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से पूछा था इसमें कि सबसे ज़्यादा एल्बिडो कौन करता है और सबसे कम कौन करता है, और ये किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है? रोड। तो समझ रहे हैं ना? तो asphalt सुनने के साथ ही दिमाग में क्या आना चाहिए? रोड पे क्या बिछा रहता है? तारकोल बिछा रहता है ना, जिसको अलकतरा कहते हैं इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा सन रेज को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, जब मैं सन रेज कह रहा हूँ तो सन रेज में इंफ्रारेड है कि अल्ट्रा वॉयलेट? क्योंकि इंफ्रारेड ही हीट करता है, अल्ट्रा वॉयलेट हीट नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखें। अब जल्दी से हेडिंग बना लेंगे इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन अंडरलाइन करके लिखेंगे। सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन कर लेंगे। इंसोलेशन मीन्स सूर्यताप। बस सबसे पहला वर्ड ये लिखें, इंसोलेशन मीन्स सूर्यताप। सूर्यताप ये वर्ड समझ में आएगा आपको, अदरवाइज इंसोलेशन इंसुलेशन वाले वर्ड में फंस जाओगे आप। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, द सन इज द यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। द सन इज द यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सूर्य पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। दूसरा स्टेटमेंट ये हुआ। क्या समझ में आ गया? रितेश समझ में आ गया बेटा आपको? क्लियर छोटे छोटे सेंटेंस से लिखेंगे। अब ये एनर्जी कितनी होती है ज़रा इसको देख लें, ये मैंने बताया था अभी आपको। जल्दी से इसको लिख लीजिए, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। लिख लीजिए, यानी धरती जो है हर समय जो है इतनी कैलोरीज पर मिनट ले रही होती है, ये एनर्जी है। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, इंसोलेशन इज ऑल्सो नोन एज हीट बजट।
हीट बजट ऑफ द अर्थ। इंसोलेशन इज ऑल्सो नोन एज हीट बजट ऑफ द अर्थ। इसको हीट बजट के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट हम नोट में लेके चलेंगे। if the earth receives 100%, if the earth receives 100% heat budget from the sun, then only 65%, अंडरलाइन कर लेंगे, only 65% causes हीटिंग अफेक्ट, सिर्फ 65% ही हीटिंग अफेक्ट कॉज करता है, then only 65% causes हीटिंग अफेक्ट। 65% को अंडरलाइन कर दें। नोट नंबर 2, 35% heat of the sun reflects back. 35% heat of the sun reflects back, which is known as albedo. albedo मैं यहाँ लिख रहा हूँ, which is known as albedo. अब दोबारा एक एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा है अल्बीडो क्या होता है, तो नोट नंबर नेक्स्ट में लिखेंगे albedo means the amount of heat. Albedo means the amount of heat comes from the sun. Goes back without causing any heating effect, कोई ऊर्जा का प्रसार नहीं किए या कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं करने के बावजूद ये वापस चली जाती है, तो दैट इज अल्बीडो। और इसी सेंटेंस को पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अल्बीडो ऑफ द अर्थ इज 35%। धरती का अल्बीडो जो है 35%, या 35% ऊर्जा जो है बिना गर्म किए ही वापस चली जाती है। अल्बीडो ऑफ द अर्थ इज 35%। नोट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे मैक्सिमम अल्बीडो is observed at स्नो कवरेज ऑब्लिक ग्लेशियर लिखेंगे। ग्लेशियर जहाँ पर बर्फ़ जमे रहते हैं। अब इसको हम ग्लेशियर की जगह पर पोल्स भी कभी कभी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में ये तीनों वर्ड में से कुछ भी आ सकता है। स्नो कवरेज हो सकता है आपका, ग्लेशियर हो सकता है और पोल्स हो सकते हैं। पोल्स कितने होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लिख देते हैं, क्या पता आपको पोल्स बोलने के बाद अगर नॉर्थ पोल बोल दिया तो आप कहें तो कहाँ लिखा है? अरे पोल्स तो 2 ही होंगे ना इसमें, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो हमारे पास मैक्सिमम अल्बीडो कहाँ से होगा? स्नो कवरेज से होगा, ग्लेशियर होगा या पोल्स के साथ होगा। ठीक बात है। अब मान लीजिए कि इसकी जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए। ये तो धरती का सतह हो गया ना, लेकिन एटमॉस्फेयर से भी अल्बीडो होता है जो कि लगभग इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है और उसका नाम है आपका क्लाउड्स, थिक क्लाउड्स। तो लिखेंगे नोट नंबर नेक्स्ट, आफ्टर स्नो कवरेज द सेकेंड हाईएस्ट अल्बीडो, after snow coverage the second highest albedo is observed at thick clouds। तो दूसरा सबसे ज़्यादा अल्बीडो जो है थिक क्लाउड्स में ऑब्जर्व किया जाता है। अब दिमाग में आता है फिर कहाँ पर अल्बीडो नहीं होगा, वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो लिख लेंगे इसमें नोट नंबर नेक्स्ट,
द मिनिमम albedo is observed at asphalt, जिसको अलकतरा, चारकोल या और क्या कहते हैं, इतना ही काफ़ी। एसफाल्ट, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इसको लिख लीजिए। अल्बीडो से जुड़ा हुआ दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया हमारे पास कि धरती के ऊपर ये रोशनी आई ही नहीं। अभी हमारे सन से अगर 100% का बजट मिला है तो धरती के पास कितना पहुंचा है? तो 35% क्यों नहीं पहुंचा, उसका नाम क्या है? तो हमने अल्बीडो पढ़ लिया, ख़त्म कर दिया इसको। अब हमारे पास जो 65% आ गया है ना, ये 65% से भी कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं जो ज़्यादा गर्म करेगा, कम गर्म करेगा। अच्छा एक बात बताइए, गर्मी के दिन में आप, बहुत तेज़ गर्मी है जैसे, तो आप अगर पत्थर को पकड़ें तो कैसा नज़र आएगा? बहुत गर्म होगा, उसमें बैठ पाएंगे क्या उसमें? मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, राजस्थान में अगर आप कभी जाएं गर्मी के दिन में, तो बाहर जो है पत्थर जो रखे जाते हैं ना, उस पर लोग रोटी बना, सेना के लोग रोटी बनाते हैं, तावे जैसा प्रयोग करते हैं, उसको गर्म हो जाती है। एनर्जी एक तरह से सेव करते हैं, इसमें एनर्जी होती ही नहीं है इसमें, तो ऐसे करके जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कितना गर्म हो जाता है। अच्छा एक काम करते हैं, वही गर्मी में अगर पानी के ऊपर हम रोटी डालें तो वो पकेगा क्या? क्योंकि एक जो है कन्विक्शन है, एक है कंडक्शन। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया, कन्विक्शन कंडक्शन क्या है? तो हीट जो है वो सॉलिड्स के साथ ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी और लिक्विड के साथ, तो लिक्विड में हीट का ट्रांसफ़र जो होगा कम होगा, उसको हम कहेंगे कन्विक्शन, और सॉलिड में जो ज़्यादा होगा हम उसको कहेंगे कंडक्शन। समझ में आ रहा है? और बिना किसी मीडियम के साथ अगर हीट ट्रांसफ़र होगा तो रेडिएशन कहेंगे। तो अब ये तीन चीज़ों को पढ़कर जो है हम आगे के कहानी को स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे इसमें हाउ द हेडिंग बनाएंगे, हाउ द हीट ट्रांसफर्स, हीट के साथ हीट एनर्जी भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपका फिजिक्स के भी चैप्टर में ये क्वेश्चन बनेगा। हाउ द हीट एनर्जी ट्रांसफर्स, हाउ द हीट एनर्जी ट्रांसफर्स। अंडरलाइन करके लिखेंगे, द हीट एनर्जी ट्रांसफर्स थ्रू थ्री important methods. The heat energy transfers through 3 important methods. अब जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लिखिए पहले, रेडिएशन। नंबर 1 रेडिएशन, नंबर 2 कंडक्शन, और नंबर 3 कन्वेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रेडिएशन को थोड़ा सा लिख लेते हैं। सभी ने लिखा होगा, हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम को थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो थोड़ा सा हेडिंग बनाएंगे, रेडिएशन लिखेंगे। लिख लिया आपने? अरे हाँ ना बोलते रहिए, हाँ, नहीं तो पता चलेगा हाइबरनेशन में चलेंगे। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि सोते सोते दिमाग चला गया स्पेस में, उधर ही सोच रहा है क्या सोच रहा है, और फिर उठाओ कि अरे देखो कुछ हो गया इसमें। तो रेडिएशन में जाएंगे और रेडिएशन में लिखेंगे इसमें द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम इज़ नोन एज रेडिएशन। जहाँ पर हमने हीट लिखा है उसको ऑब्लिक करके लाइट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि एक्चुअली में रेडिएशन में हम लोग लाइट को हीट के साथ ही पढ़ते हैं। आपके दिमाग से कोई ऐसा मेरे को हीट का सोर्स बताइए जो लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। सोच के बताइए, नहीं सोच के बताइए, कुछ भी बोलेंगे फिर बाद में वो फिर वापस हो जाएंगे। आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो कि लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। हीट बताइए जो कि लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा। देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब आप गलत क्यों साबित होना चाहते हैं? कुछ तो बताएंगे ना इसमें। आप अगर प्रेस को भी ले लें तो प्रेस के नीचे का जो फिलामेंट होता है वो लाल जलता है, हीटर को ले लें तो लाल जलता है कि नहीं? तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस अगर देखा जाए तो हीट और लाइट दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर हम ये CFL जला रहे हैं, अगर इसको हम बल्ब पीला वाला जला देते तो हीट हो जाता। पोल्ट्री फार्म में ये बल्ब का यूज़ किया जाता है जिससे कि हीट हो जाए। अगर आपके पैर हाथ में कहीं पर दर्द हो जाए तो डॉक्टर आपको इंफ्रारेड का सजेशन दे देगा जो कि लाइट होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि
जहाँ हीट लिखा है उसको ऑब्लिक करके लाइट लिख लीजिएगा, क्योंकि रेडिएशन में हम लोग ज़्यादातर लाइट को पढ़ रहे होता है। इधर लाइट हीट समझ में आए तुम्हें? लाइट की स्पीड कितनी और हीट की स्पीड कितनी? देखो आप फंस गया ना इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्लिक करके कहा है, इसमें दोनों बराबर नहीं कहा है इसमें। अभी यहाँ पर ये लेके चलेंगे। तो लिख लिया आपने रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या लिखे थे इसमें? ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑब्लिक लाइट विदाउट मीडियम। एग्जाम्पल में लिख लेंगे सनलाइट ऑन द अर्थ। सनलाइट धरती पर आती है तो उसका कोई मीडियम नहीं होता, स्पेस से होकर आती है, यानी कि निर्वात से होकर आती है, विदाउट एनी मीडियम से। अब जल्दी से लिख लेंगे इसमें कंडक्शन। अब ये धरती पर का काम है, रेडिएशन हो गया, स्पेस से धरती पर आना वो अलग बात हो। अब हम धरती के अंदर क्या क्या चीज़ हो रहा है वो देख रहे हैं। कंडक्शन लिखेंगे। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन direct contact of solid sphere. Transfer of heat in direct contact of solid sphere. तो आप धरती पर एटमॉस्फेयर को तो मानते हैं, एटमॉस्फेयर हो तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर के गैसेस के कारण चट्टान भी गर्म हो रही है, मेटल भी गर्म हो रहा है, सब कुछ गर्म हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं, अगर हम किसी भी मेटल के पॉट को आग पर रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, लोहे का तवा जो होता है ना, अगर उसको हम चूल्हे पर रखें तो हाथ जहाँ से पकड़ा है ना, कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट किससे हो रहा है? ये मेटल से हो रहा है। तो हम कंडक्शन कह रहे हैं जिससे कि हीट जो है मेटल के साथ ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी सॉलिड स्फीयर से ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे कन्वेक्शन। ये सब हो चुका है, फाइनलाइज करा रहा हूँ। कन्वेक्शन लिखेंगे जल्दी से। कन्वेक्शन is the process of transferring heat. It is the process of transferring heat. It is the process of transferring heat in liquid. तो लिक्विड से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे कि पानी को बॉईल करना, एग्जाम्पल लिखेंगे बॉइलिंग वाटर। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे को गर्म करके जो है पानी को बॉईल करता है, बॉइलिंग वाटर। और हम आ जाएंगे इसमें कि धरती पर जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हमने पढ़ लिया इसमें। और इसको कौन कौन सा चीज़ प्रभावित करती है। सॉलिड होने के बाद भी कुछ सॉलिड जो है, अगर एक काम करें इसमें, अगर हम लोहे को गर्म करें, ध्यान सुनिएगा, लोहे को गर्म करें और पत्थर को गर्म करें तो दोनों में से ज़्यादा गर्म कौन होगा? सही बात है, मेटल ज़्यादा गर्म होगा। तो कहने का मतलब है अब जो है कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सॉलिड होने के बाद भी, लिक्विड होने के बाद भी उसको फ़र्क पड़ता है इंसोलेशन का। तो वहाँ पर हम हेडिंग दोबारा बना लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन ऑन द अर्थ। अभी धरती पर हो रही है ना, किसी एक जगह पर नहीं हो रही, पूरी धरती पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन ऑन द अर्थ। हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ, थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास कर लीजिए। लिखेंगे शेप ऑफ द अर्थ। थोड़ा फास्ट चल सकते हैं क्या? तो चलिए ना थोड़ा फास्ट, बड़ा स्लो चलते हैं आप लोग, फास्ट चलना एकदम। ये डायग्राम बनाना है और सनरेज बनाना है। इसमें ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे लाइन बनाए तो इसको, ये सर्कल छोटा होना चाहिए, और जब यहाँ पर बनाए तो ये सर्कल बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर जो बनाया, ये छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल। तो चलिए बीच में एक एग्जांपल ले लेते हैं। गैस का स्टोव तो सभी के पास है, गैस चूल्हा, ठीक। गैस चूल्हे में चाय बनाने वाला जो केटली होता है सभी के पास है, होगा उसमें। एक काम करते हैं, शादी में जो बर्तन यूज़ होता है वो भी देखा आपने। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट तक आपके चाय की जो केटली होती है उसको गर्म करते हैं,
और 1 मिनट तक जो शादी का बड़ा वाला परात जो होता है उसको गर्म करता है। ठीक है, सभी में 1-1 मिनट का हीट देते हैं। अच्छा, कौन ज़्यादा गर्म होगा? अच्छा, हमने तो हीट बराबर दिया,